हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कोचिंग रिपेयर शॉप तिरुपति के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो कैरिज रिपेयर शॉप तिरुपति आते हैं वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पेपर हुआ था। अगर बात करें तो यह पेपर अभी हाल ही में 24 जनवरी 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जो कि 25% LDCE कोटा के अंतर्गत पेपर हुआ था। अगर बात करें इस पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, तो इस पेपर में टोटल कैंडिडेट को पूरे 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया जा रहा है। आगे चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस पेपर के अंतर्गत पूछे गए थे। यहाँ पर पहले प्रश्न की अगर बात करें, पूछे गए हैं इन LHB कोच कैन ब्रेक सिलेंडर विथ हैंड ब्रेक एंड ब्रेक सिलेंडर विदाउट हैंड ब्रेक इज इंटरचेंजेबल। यानी यहाँ पर बोला गया है कि क्या LHB कोच के अंतर्गत जो ब्रेक सिलेंडर अगर हैंड ब्रेक के साथ हो और बिना हैंड ब्रेक के साथ केबल्स वाले अगर ब्रेक सिलेंडर को हम चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में हम बात करें तो नहीं, हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा हैंड ब्रेक वाले जितने भी ब्रेक सिलेंडर होते हैं वो हमारा ब्रेक वान के अंतर्गत होते हैं, जिसे आप गार्ड वान भी बोलते हैं। जहाँ पर जो हमारा हैंड ब्रेक से 2 केबल फ्लेक्सिबल केबल निकलता है और जो हमारा एक्सल पर लगे क्रॉसली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर हमारा ब्रेक सिलेंडर डायरेक्ट जो हमारा फ्लेक्स बॉल केबल होते हैं वो डायरेक्ट रूप से हमारा ब्रेक सिलेंडर से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा नो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन DB इज आइसोलेटेड। यानी यहाँ पर बोला गया कि कौन सा इक्विपमेंट चार्ज नहीं हो सकता है या चार्ज नहीं किया जाता है जब हमारा DB आइसोलेट होगा। तो जब भी हम बात करें अगर कि सिंपली यहाँ पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि यह सिंगल पाइप बेस्ड ब्रेक सिस्टम है या ट्विन पाइप है। यहाँ पर इसको आप ट्विन पाइप पर लेकर ही इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एक हमारा FP लाइन है और एक हमारा BP लाइन है। यहाँ पर FP लाइन से सिर्फ हमारा डट कलेक्टर से जरिए हमारा प्रेशर क्लीन होकर आगे हमारा आइसोलेटिंग कॉक्स लगे होते हैं। फिर आगे जैसे ही बढ़ते हमारा NRV लगा होता है। NRV से होते हुए हमारा AR को प्रेशर जाता है फीड पाइप्स के द्वारा। इसके अलावा हम बात करें जो हमारा BP का कनेक्शन होता है, ब्रेक पाइप का कनेक्शन, वो हमारा यहाँ भी एक डट कलेक्टर लगा होता है ब्रांच पाइप के लिए, जो प्रेशर को क्लीन करके भेजता है। आगे हमारा एक आइसोलेटिंग कॉक्स लगाए होते हैं। फिर आगे जाकर हमारा ब्रेक पाइप का कनेक्शन DB से होता है। DB के साथ हमारा CR अटैच्ड होता है, कंट्रोल रिजर्वायर। इसके अलावा बात करें तो DB का एक कनेक्शन जो जाता है ऑक्सिलरी रिजर्वायर के लिए, जहाँ से जो हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर है वो BP पाइप से जरिए DB से होती हुई प्रेशर AR को जाता है। वहीं फीड पाइप से प्रेशर हमारा NRV से होती हुई AR को जाता है। और उसके बाद हमारा DB से 2 जो ब्रेक सिलेंडर के लिए हमारा कनेक्शन निकलता है जब हम ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि अगर ट्विन पाइप केस में अगर बात करें कि जब हमारा DB आइसोलेट हो, तो DB आइसोलेट की हम बात करें अगर कि जब हमारा DB आइसोलेट होगा तो न ही हमारा ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाएगा, न ही हमारा कंट्रोल रिजर्वायर में प्रेशर जाएगा। लेकिन ट्विन पाइप होने के केस में हमारा AR को तो प्रेशर जाएगा नहीं ब्रेक पाइप के जरिए, लेकिन जो हमारा फीड पाइप से प्रेशर है वो हमारा AR को चला जाएगा। तो इस केस में हम बात करें कि जब हमारा DB आइसोलेट होगा तो कौन कौन से हमारा पार्ट्स चार्ज नहीं होंगे। तो इस केस में हमारा CR और ब्रेक सिलेंडर हमारा चार्ज नहीं होगा, लेकिन जो हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर होगा वो हमारा फीड पाइप के जरिए प्रेशर जाएगा, तो वह पूर्णतः चार्ज होते रहेंगे रेगुलर बेसिस पर। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर A
कंट्रोल रिजर्वायर एंड ब्रेक सिलेंडर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम यूज इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में जो ब्रेक सिस्टम एयर ब्रेक सिस्टम यूज में लिए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वो मेनली ट्विन पाइप विथ एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच में जो हैंड ब्रेक के लिए जो केबल प्रोवाइडेड होते हैं उसका क्या नाम है, तो उसका सिंपली नाम है फ्लेक्सिबल केबल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सिंपली हमारा जो हैंड ब्रेक से दो केबल निकलते हैं वह हमारा एक्सल पर माउंटेड जो दो ब्रेक सिलेंडर होते हैं क्रॉस जो हमारा क्रॉसली जो होता है डायगोनली बेसिस पर हमारा यह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जहाँ से हम हैंड ब्रेक के माध्यम से हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, और वह जो हमारा फ्लेक्सिबल केबल होता है वो डायरेक्ट रूप से ब्रेक सिलेंडर से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की अगर बात करें हम तो कैपेसिटी ऑफ एयर स्प्रिंग बीइंग यूज्ड इन एलएचबी नॉन एसी कोचेज। एलएचबी नॉन एसी कोच में यूज किए जाने वाले एयर स्प्रिंग की जो क्षमता होता है कैपेसिटी होता है वो कितने किलो न्यूटन का होता है। तो यहाँ पर हमारा बात करें हम एलएचबी नॉन एसी के केस में तो यह हमारा 140 किलो न्यूटन्स का एयर स्प्रिंग की कैपेसिटी होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑन द सेम बोगी इन आईसीएफ कोचेज। आईसीएफ कोच में यहाँ पर व्हील डायमीटर्स परमिसिबल पूछा गया है, वेरिएशन कितना होगा जब हमें सेम बोगी पर पूछा गया है। तो ध्यान रखिए जब हमारा कोच के रिगार्डिंग अगर व्हील डाया के जो वेरिएशन अलाउ के लिए पूछा जाए तो सेम एक्सल पर हमारा 0.5 mm, सेम बोगी पर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप 5 mm बताएं। वहीं अगर बात करें सेम कोच पर अगर आपसे पूछा जाता है तो 13 mm इसका उत्तर होगा। लेकिन प्रश्न जो पूछा गया था वो सेम बोगी पर पूछा गया था, तो 5 mm व्हील डायमीटर्स में वेरिएशन परमिसिबल होंगे मैक्सिमम तौर पर। तो यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर हमारा बी 5 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द चोक डायमीटर इन पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब। यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब में जो चोक लगा होता है उसका डायमीटर यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो यह प्रश्न पूछा गया है वह आईसीएफ कोच के बेसिस पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब के लिए जो होगा चोक डायमीटर वह 8 mm होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे एलएचबी के लिए पूछा जाता तो एलएचबी कोच में जो अंडर फ्रेम में हमारा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब लगा होता है जहाँ से हमारा प्रेशर ड्रॉप होते हैं, इसकी डायमीटर जो चोक डायमीटर होता है वह 19 mm यानी 19 mm होते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं मैक्सिमम एक्सल लोड परमिसिबल फॉर एलएचबी कोचेज। यानी एलएचबी कोच के लिए जो मैक्सिमम एक्सल लोड परमिसिबल होता है वो कितना होता है, तो वह सिंपली 16.25 टन होता है यानी 16.25 टन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आईसीएफ बफर प्लंजर इज मेड ऑफ। यानी आईसीएफ कोचेज में जो हेड स्टॉक की तरफ जो इंड पर होता है वहाँ पर हमारा जर को सहने के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा बफर लगा होता है एक दूसरे कोच के बीच में, जहाँ से हमारा झटके को सहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बफर प्लंजर लगा होता है वो किस मटेरियल का बना होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो वह सिंपली हमारा कास्ट स्टील का बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा हम बात करें अगर कि जो हमारा बफर जो लगा होता है उसका जो फेस लगा होता है बफर का फेस, तो फेस के जो डायमीटर होता है डाया वह हमारा 457 mm होता है। इसके अलावा बात करें जो हमारा स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन होता है, स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन
वो हमारा 635 mm होता है। वहीं अगर आपसे मिनिमम यानी न्यूनतम अगर आपसे बफर प्रोजेक्शन पूछा जाता है तो 584 mm होगा। इसके अलावा हम बात करें कि जो मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक जो होता है, जो हमारा झटके लगते हैं जिस दौरान हमारा प्लंजर का मूवमेंट होता है, तो मैक्सिमम प्लंजर स्ट्रोक जो होगा वह 127 mm होगा। इसके अलावा जो एक ही एंड पर दो बफर के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, वन एंड पर वह 1956 mm होते हैं। तो ये सारे जो डायमेंशन जो आपको बताया जा रहा है डायमेंशन, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, नॉर्मली ट्रैक्शन रड एंड रबर जॉइंट्स आर डैश टुगेदर। यानी जो हमारा एलएचबी कोच वगैरह में जो हमारा ट्रैक्शन रड के साथ जो रबर जॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्रेशराइज्ड जो फर्म्स होते हैं उस तौर में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, डैम्पर कनेक्टेड बिटवीन बोगी फ्रेम एंड लोअर कंट्रोल आर्म। कौन सा डैम्पर है जो मेनली हमारा बोगी फ्रेम जो होता है और लोअर कंट्रोल आर्म के बीच कनेक्टेड होता है? वह सिंपली हमारा जो चक्की के पास प्राइमरी डैम्पर जो लगे होते हैं वह लोअर कंट्रोल आर्म के साथ और जो बोगी फ्रेम होता है उनके साथ कनेक्टेड होता है, जिसे हम प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा बॉडी और बुई के बीच जो हमारा डैम्पर कनेक्टेड होते हैं इस तरह से, तो वो हमारा यो डैम्पर के तौर पर जाना जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर और जो हमारा बॉडी और बुई को कनेक्ट करने का काम करता है उसे हम यो डैम्पर के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, डैश mm चोक एग्जॉस्ट इन प्रोवाइडेड इन फीवा फॉर ऑटोमेटिक बीपी ड्रॉपिंग। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कितने mm के चोक एग्जॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है फीबा यानी फेलियर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस के अंतर्गत फॉर ऑटोमेटिक यानी स्वचालित जो बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है जब भी हमारा एयर बेल्लो में फेलियर होता है, जब हमारा फीबा सेंस करता है तो उसके बाद हमारा जो फीबा में लगे एग्जॉस्ट होते हैं, चौक लगे होते हैं, वहाँ से हमारा ब्रेक पाइप का प्रेशर ड्रॉप ऑटोमेटिक रूप से होने लगता है। तो यह जो पूछा गया है कि इसमें चौक जो लगा है वो कितने डाया का होता है, तो वह सिंपली हमारा 8 mm का होता है, जहाँ से हमारा ब्रेक पाइप का प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, जिससे कारण हमारी गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, एस ट्रैप एंड पी ट्रैप इज रिलेटेड टू। यानी जो एस ट्रैप और पी ट्रैप है वो किससे संबंध रखता है? तो वो सिंपली जो हमारे बॉय टॉयट्स जो भारतीय रेलवे कोचेज के अंतर्गत लगे होते हैं उससे यह संबंध रखता है, रिलेशन रखता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, नंबर ऑफ CTRB इन LHB कोचेज। यानी LHB कोचों में जो CTRB काटे स्टेपर रोलर बियरिंग प्रयोग में लिए जाते हैं, इसका संख्या यहाँ पर पूछा गया है। चूँकि दोनों एंड पर एक एक्सल पर हमारा CTRB एक की संख्या में लगा होता है, टोटल हमारा 4 एक्सल प्रत्येक कोच के अंतर्गत होते हैं। तो सिंपली आप 2 × 4 यानी टोटल आपका 8 की संख्या में नंबर ऑफ CTRB प्रत्येक कोच में यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ BMBC ऑफ ICF कोचेज। यानी जो ICF कोच में जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर में जो हमारा ब्रेक सिलेंडर यूज में लिए जाते हैं, इसका डाया पूछा गया है। तो सिंपली जो हमारा जो ICF ट्रॉली में जो हमारा और एक दूसरे से अपोजिट 2 सिलेंडर यूज में लिए जाते हैं प्रत्येक बोगी के ऊपर में, तो जो इसमें जो ब्रेक सिलेंडर यूज में लिए जाते हैं इनका जो डाया होता है वह सिंपली 8 इंच या आप mm में बोला जाए तो 203 mm इसका अप्रॉक्स डायमीटर होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 8 इंच इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एक्सीडेंट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक्सीडेंट से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो हमारा HRD होता है वो हमारा हाइड्रोलिक
रेस्क्यू डिवाइस होता है, जहाँ से हम कोई भी हाइड्रोलिक के माध्यम से रेस्क्यू करने के लिए जो हम डिवाइस उसमें लेते हैं वो हमारा HRD होता है। MFD जो हमारा ART वहाँ जिसे आप बोलते हैं, जिसमें हमारा जो टूल वगैरह जितने भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हो या टूल हो सारे के सारे ART में जाते हैं, वो हमारा MFD के तौर पर जाना जाता है। तो ये भी हमारा एक्सीडेंट से रिलेटेड है। जबकि ARME जो है हमारा एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट बांध है, वो हमारा जो कोचेज वगैरह के डेलमेंट वगैरह होता है तो वहाँ पर ARME को भेजा जाता है। तो ये भी हमारा एक्सीडेंट से रिलेटेड है। जबकि WSP हमारा व्हील को स्किड होने से बचाने के लिए जो डिवाइस लगा होता है वो हमारा WSP डिवाइस होता है, यानी व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस। तो यहाँ पर जो यह होगा यह हमारा एक्सीडेंट से रिलेटेड नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो सॉफ्ट शेड्यूल 2 ऑफ LHB कोच इज डन इन द इंटरवल ऑफ डैश मंथ, यानी जो LHB कोच का जो सॉफ्ट शेड्यूल 2 किया जाता है वो कितने महीने के अंतराल पर किया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली हमारा जो 3 तरह के सॉफ्ट शेड्यूल किए जाते हैं LHB कोच के अंतर्गत, एक होता है SS1 जिसे हम LHB कोच के IOH के इंटरवल के तौर पर भी जानते हैं, जिसको हम 18 मंथ या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बेसिस पर हम करते हैं। वहीं SS2 की अगर बात करें हम तो यह 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बेसिस पर हम कंडक्ट करवाते हैं। वहीं SS3 की अगर बात करें हम तो यह 72 मंथ्स या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बेसिस पर हम सॉफ्ट शेड्यूल 3 कंडक्ट करवाते हैं। प्रश्न में सॉफ्ट शेड्यूल 2 की रिगार्डिंग पूछा गया था और महीना पूछा गया इंटरवल का, तो यह सिंपली 36 मंथ पर हम सॉफ्ट शेड्यूल 2 कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है DV इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन, यानी जो DV डायरेक्टली रूप से माउंटेड होता है वो कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए हमारा CR से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अलावा हमारा AR से भी कनेक्शन होता है और ब्रेक सिलेंडर से भी होते हैं, जो हमारा सारे के सारे कनेक्शन हमारा कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है ओवरहॉलिंग ऑफ द एंटी रोल बार बियरिंग टू बी डन इन विच शेड्यूल्स, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो एंटी रोल बार बियरिंग जो होता है इसका ओवरहॉलिंग कौन से शेड्यूल के अंतर्गत किया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली हम जानते हैं कि जो हमारा एंटी रोल बार बियरिंग है ये जितने भी ओवरहॉलिंग इनके किए जाएंगे वो हमारा SS2 शेड्यूल जो होता है हमारा, जिसे हम POH LHB कोच के फर्स्ट के तौर पर भी जानते हैं, इसके अंतर्गत ही हमारा एंटी रोल बार बियरिंग का ओवरहॉलिंग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कंडमिंग साइज ऑफ साइड बियरिंग प्लेट इज डैश mm, यानी जो हमारा ICF कोच के अंतर्गत जो हमारा साइड बियर लगे होते हैं, साइड बियर हाउसिंग में हमारा जो प्लेट डलता है हमारा इस तरह का प्लेट होता है हमारा, जिसे हम साइड बियरिंग प्लेट बोलते हैं। इसकी अगर बात करें हम न्यू डायमेंशन का, तो न्यू डायमेंशन इसका 10 mm होता है। जब यह रिड्यूस होकर 8.5 mm पर आ जाता है तो इसे हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C 8.5 mm इसका कंडमिंग साइज लिमिट होगा साइड बियरिंग प्लेट का। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न की अगर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 एक्सेप्ट ऑफ गिव डाउरी इज प्रोहिबिटेड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो रेल सेवक आचरण नियम जो 1966 में लाया गया था इसके किस नियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी को डाउरी यानी दहेज लेना या देना सख्त मना किया गया है। तो यह बात करें अगर तो रूल 13 के A में बताया गया कि कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का डाउरी न तो एक्सेप्ट करेगा नहीं देगा।
ये सख्त रूप से मना किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रूल 13A के बारे में बताया गया है, ए के अंतर्गत। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। रूल 12 के अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी कर्मचारी किसी प्रकार के फंड से रिलेटेड आवाज यानी रेजिंग फंड से रिलेटेड कुछ भी नहीं बता करेगा। तो यहाँ पर रेजिंग फंड्स जो है वो रूल 12 से रिलेटेड है। वहीं रूल 13 की अगर बात करें तो रूल 13 के अंतर्गत गिफ्ट्स की रिगार्डिंग है कि कोई भी कर्मचारी या ऑफिसर्स इसके लिए एक लिमिट रखा गया है जिससे अधिक गिफ्ट्स वगैरह वह नहीं ले सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो रूल 14 के अंतर्गत जो पब्लिक डेमोस्ट्रेशन जो होता है इन बिहाफ ऑफ रेलवे सर्वेंट के बिहाफ पर वह किसी भी प्रकार का पब्लिक डेमोस्ट्रेशंस वगैरह वह नहीं दे सकता है। यह रूल यहाँ पर ध्यान रखें, पब्लिक डेमोस्ट्रेशंस इन ऑनर ऑफ रेलवे सर्वेंट, यह रूल 14 के अंतर्गत बताया गया है। तो यहाँ पर बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज्ड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि एयर ब्रेक जो फ्रेट स्टॉक गुड्स स्टॉक का होता है उनके इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो RDSO के कौन से टेक्निकल पैम्पलेट्स के अंतर्गत बताए गए हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जितने भी एयर ब्रेक जो हमारा गुड्स स्टॉक का रिगार्डिंग होते हैं वो हमारा G97 के अंतर्गत बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो G81 का या कैसना बोगी में जो हमारा CTRB यूज में लिए जाते हैं इनके मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन से रिलेटेड रखता है। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल पैम्पलेट्स है जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक G95 है जो कैसनब बोगी के जो मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन से रिलेटेड होते हैं वो G95 में बताया गया है। G90 की अगर बात करें हम तो इसके अंतर्गत BTPN से रिलेटेड है। इसके अलावा हम बात करें तो G70 जो है वो बॉक्स एंड वैगन का मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन से रिलेशन रखता है। इसके अलावा बात करें जो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है G76 का, यह है CBC मेंटेनेंस रिगार्डिंग है। जो लाइन स्टाफ माने ओपन लाइन में जो वर्क कर रहे जो स्टाफ होंगे उनके इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो CBC के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनसे रिलेटेड यह G76 है। वहीं G80 की अगर बात करें हम तो यह सिंपली जो हमारा वर्कशॉप के अंतर्गत जितने भी स्टाफ है जो CBC इंस्पेक्शन से रिलेटेड है वह G80 के अंतर्गत बताया गया है। यानी G70 CBC फॉर लाइन स्टाफ और G80 जो है वह CBC फॉर वर्कशॉप स्टाफ बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं राइड इंडेक्स ऑफ ICF एंड LHB कोच आर, यानी LHB और ICF कोचेज का जो हमारा राइडिंग इंडेक्स होता है वह कितना कितना होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। जो राइडिंग इंडेक्स होता है वो जिस भी कोच का जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा उस कोच के रिलेशन जो होगा पैसेंजर कंफर्ट्स का वह इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो हमारा ICF कोचेज का जो राइडिंग इंडेक्स होता है वो अप्रॉक्स 3.5 होता है, जबकि LHB कोच की अगर बात करें हम तो इसका ICF के मुकाबले लगभग 1 की संख्या में यहाँ पर कम होते हैं। इसी कारण यह जो LHB में जो कंफर्ट्स है वो ICF के मुकाबले ज़्यादा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 3.5 एंड 2.5 फॉर LHB कोचेज। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है ऑल द हैंगर्स शुड बी टेस्टेड टू टेंसाइल लोड ऑफ, जितने भी हैंगर्स यूज में लिए जाते हैं उनको टेस्ट किया जाना चाहिए। तो वो जो टेस्ट किया जाता है वो कितने टेंसाइल लोड पर किया जाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जितने भी जो हैंगर्स होते हैं उसे 8 टन के टेंसाइल लोड पर टेस्ट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF और RCF कोचेज, यानी ICF और RCF कोच के लिए जो न्यू व्हील डायमीटर होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली हम बात करें ICF कोचेज के लिए तो न्यू कंडीशन में यह 915 mm
और कंडम कंडीशन की अगर बात करें तो 825 mm होता है। तो यहाँ पर प्रश्न न्यू व्हील डायमीटर के रिगार्डिंग पूछा गया था, 915 mm। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द बिगेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर। सेंटर बफर कपलर जो सीबीसी में जो सबसे कमजोर करीब बिगेस्ट लिंक होता है वो इसका नकल होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, कट अप एंगल कॉक कैन बी फिटेड विथ। जो कट अप एंगल कॉक होता है वो फिटेड होता है फीड पाइप में भी, और अगर बात करें हम तो ब्रेक पाइप में भी फिटेड होता है। यह सिंपली दोनों एंड पर अपना, ये एफपी पाइप के लिए दोनों एंड पर एक ही की संख्या में होता है और बीपी पाइप के लिए दोनों एंड पर एक ही की संख्या में होते हैं। तो यहाँ पर कट अप एंगल कॉक दोनों ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों के लिए फिटेड होते हैं। यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP यानी लीव ऑन हाफ एवरेज पे कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉइज इन हिज सर्विस। यानी जो कर्मचारी जो अपने पूरे सर्विस काल में कितने संख्या में LHAP को एक्यूमुलेट कर सकता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर पूरे सर्विस काल में हम बात करें तो LAP से अगर आपसे पूछा जाता अगर कि लीव ऑन एवरेज पे पर, तो कर्मचारी केवल और केवल 300 प्लस 15 डेज का वो LAP एक्यूमुलेट कर सकता है पूरे सर्विस में। जबकि अगर आपसे LHAP अगर पूछा जाता है लीव ऑन हाफ एवरेज पे, तो इसकी संख्या अनलिमिटेड रखा गया है, यानी कितनी भी संख्या में जितने आपका लंबा सर्विस होगा उतनी संख्या में जमा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर LHAP की रिगार्डिंग पूछा गया था। तो यहाँ पर सिंपली जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी अनलिमिटेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, ए मेल रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव हैविंग डैश सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। यानी एक पुरुष रेल कर्मचारी को पैटर्निटी यानी पितृत्व अवकाश दिया जाता है कितने सर्वाइविंग चिल्ड्रेन के लिए, बच्चों के लिए। तो सिंपली 2 चिल्ड्रेन के लिए उन्हें पैटर्निटी लीव प्रोवाइड करवाया जाता है PL, जो कि 15 डेज के लिए यह लीव होता है जिसे आप एक स्पेल में लेना पड़ता है। और यह इसके लिए टाइम लिमिट रखा गया है कि आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड आप 6 मंथ 6 महीने के अंदर आपको लेना होता है, अदरवाइज जो पैटर्निटी लीव है इसको लैप्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन ये मेल रेल सर्वेंट मे बी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव। नेक्स्ट प्रश्न जो होगा वो फ्लेक्स बॉल केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू, यानी जो फ्लेक्स बॉल केबल होता है हैंड ब्रेक के साथ कनेक्टेड होता है 2 की संख्या में, यह सिंपली डायरेक्ट रूप से हमारा ब्रेक सिलेंडर से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, येलो स्ट्रिप्स ऑन इंड बॉडी ऑफ ICF कोच इंडिकेट्स। यानी जो ICF कोच पर जो इंड बॉडी के ऊपर जो येलो स्ट्रिप लगे होते हैं यह जो इंडिकेट करता है वह एंटी टेलीस्कोपिक को इंडिकेट करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू। यानी कोच में जो लोड ट्रांसमिशन जो होता है वह साइड मिरर के माध्यम से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन ट्विन पाइप सिस्टम द ऑक्सिलरी रिजर्वायर प्रेशर शुड बी डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर ध्यान रखिए जो प्रश्न पूछा गया है वो ट्विन पाइप बेस्ड प्रश्न पूछा गया है, जिसमें ER जो होता है ऑक्सिलरी रिजर्वायर उसका प्रेशर जो होता है वह फीड पाइप से जरिए हमारा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ऑक्सिलरी रिजर्वायर के अंतर्गत पहुंचता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बोगी व्हील बेस ऑफ ICF और RCF ऑल कॉइल बोगी आर। यानी जितने भी ICF और RCF होते हैं कोचेज है
इनमें जो बोगी व्हील बेस होता है वो कितना mm होता है। तो ICF और RCF की हम बात करें तो इस केस में जो व्हील बेस होता है वह 2896 mm होता है। वहीं बात करें LHB का तो LHB के केस में यह 2560 mm। कैसना बोगी जो कि हमारा फ्रेट स्टॉक में यूज में लिए जाते हैं, इसका व्हील बेस होता है 2000 ±5 mm। वहीं बात करें वंदे भारत का तो वंदे भारत के केस में यह 2700 mm इसका व्हील बेस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ EOG। EOG का फुल फॉर्म होता है एंड ऑन जनरेशन, जिसका अगर बात करें कि यह जो हमारा जितने भी पावर कार्ड वगैरह जो लगे होते हैं, जो हमारा EOG सिस्टम यूज में लिया जाता है ताकि डीजल्स का उपयोग करके जितने भी हमारा कोचेज के अंतर्गत जितने भी लाइटिंग हो या एयर कंडीशनिंग हो वह उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वह यही जनरेटर्स यानी पावर कार के माध्यम से इन ऑन जनरेशन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंड ऑन जनरेशन। इसको रिप्लेस करते हुए काफ़ी सारे कोचेज के अंतर्गत हमारा HOG सिस्टम लाया जा रहा है, जिसे हम हेड ऑन जनरेशन के तौर पर जानते हैं, जिसमें सिंपली हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा डीजल्स के माध्यम से लिया जाता था वह डीजल के माध्यम से न लेकर जितने जो हमारा OHE के माध्यम से जो हमारा पावर सप्लाई होता है उसको वह सिंपली ट्रांसमिट्स करता है, कन्वर्ट करता है सबसे पहले, और उस वह कन्वर्ट किए गए इलेक्ट्रिसिटी को वह जितने भी कोचेस के अंतर्गत हमारा लाइटिंग के लिए या एयर कंडीशनिंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होते हैं वो हमारा हेड ऑन जनरेशन के माध्यम से लिया जाता है। तो वर्तमान में हमको EOG को जो HOG है वो रिप्लेस करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इन बिटवीन PEAB और PESD, यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस के अंतर्गत जो ब्रांच पाइप लगे होते हैं उनका डायमीटर पूछा गया है। तो उनका जो डायमीटर सिंपली जो होता है वह 10 mm होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है टॉर्क वैल्यू ऑफ कार्टेज टाइप रोलर बियरिंग कैप स्क्रू, यानी यहाँ पर CTRV में जो कैप स्क्रू लगा होता है इनका टॉर्क वैल्यू होता है 40 kg मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय QRB यानी क्विक रिलीज वाल्व विच प्रेशर विल बी बेंट आउट, यानी जब भी हम ब्रेक्स को मैनुअली रिलीज करते हैं QRB के माध्यम से तो उस तरह जो प्रेशर हमारा बाहर निकलेगा वह कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर होगा, यानी CR का प्रेशर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर गोज टू, यानी यहाँ पर जब भी ब्रेक रिलीज करते हैं तो जो ये ब्रेक सिलेंडर से जो प्रेशर निकलता है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्टिवेट WSP, निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन WSP को एक्टिवेट करेगा वो यहाँ पर पूछा गया है। WSP सिंपली जो हमारा व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, इसमें हमारा जो पार्ट्स होते हैं वो हमारा फोनिक व्हील, स्पीड सेंसर, इसके अलावा बात करें हम तो डंप वाल्व लगा होता है, WSP का पार्ट्स होता है जिसे हम एंटी स्किड वाल्व के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हमारा प्रेशर स्विच और माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो जब हमारा WSP डिवाइस एक्टिवेट होगा तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारा फोनिक व्हील होते हैं, यानी प्रत्येक एक्सल पर जो हमारा फोनिक व्हील रोटेट करते हैं जिसे स्पीड सेंसर सेंस करता है और वह सेंस किए हुए सिग्नल को वह माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है। फिर माइक्रो प्रोसेसर यह आइडेंटिफाई करता है कि कौन से एक्सल की स्पीड कम है या ज़्यादा है, इसके माध्यम से हमारा प्रेशर स्विच के माध्यम से एक्टिवेट होता है और वो हमारा डंप वाल्व को रेगुलेट करता है, जिससे हमारा ब्रेक सिलेंडर को रेगुलेट करने का काम किया जाता है। और प्रेशर को कम करना है या ज़्यादा करना है यह हमारा डंप वाल्व के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो फोनिक व्हील इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है
कैपेसिटी ऑफ सर्ज टैंक इन ब्लस्टर ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में जो ब्लस्टर में जो एयर स्प्रिंग के लिए जो हमारा बैकअप जो हमारा एयर रिजर्वायर लगा होता है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर, वह सिंपली इसका जो कैपेसिटी होता है वो हमारा 60 लीटर का होता है, 60 लीटर का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम बात करें तो पूछा गया मैक्सिमम हाइट ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस ऑफ सीबीसी इज डैश एमएम, यानी जो सेंटर बफर कपलर का जो सपोर्टिंग डिवाइस होता है उसका मैक्सिमम हाइट जो होगा वो कितना होगा। तो मैक्सिमम जो हाइट होता है वो 187.5 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और जो यह सपोर्टिंग डिवाइस जो सीबीसी में लगा होता है उसका जो पर्पस होता है, पहला तो पर्पस होता है कि यह जो हमारा सीबीसी को हाइट को यह सपोर्ट करने का काम करता है, टू सपोर्ट सीबीसी हाइट। और सेकेंड जो इसका पर्पस होता है कि वह जो वर्टिकल फोर्स होते हैं सीबीसी का उसको इक्वलाइज करने का काम यही सपोर्टिंग डिवाइस के माध्यम से किया जाता है। यानी पहला हो जाएगा टू सपोर्ट सीबीसी हाइट और सेकेंड हो जाएगा टू इक्वलाइज वर्टिकल फोर्स ऑफ सीबीसी। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच का जो मैक्सिमम व्हील गेज होता है वो कितना होगा। तो एलएचबी कोच के केस में हम बात करें तो इसका व्हील गेज होता है 1600 + 1 - 1 mm होता है। मैक्सिमम पूछा गया था तो 1600 + 1 mm यानी 1601 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है ए फॉर्मूला इन एमएक्स एक्सेल स्टार्ट विथ डैश सिंबल, यानी एमएक्स एक्सेल जो आप यूज में लेते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत, इसमें जो फार्मूला जो स्टार्टेड होता है जिस सिंबल्स के माध्यम से उसे हम इक्वल बोलते हैं। इस तरह से फर्स्ट सिंबल होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है एलएचबी कोच आर प्रोवाइडेड विथ फिएट बोगी विच आर डिजाइन टू रन एट डैश kmph स्पीड, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो एलएचबी कोच प्रोवाइडेड किया जाता है फिएट बोगी के साथ, इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह 160 kmph पर भी चलने के लिए कैपेबल होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 160 kmph। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है एंटी रोल बार लिंक एंड ब्लस्टर बीम्स आर कनेक्टेड यूजिंग डैश बोल्ट्स, यानी जो एंटी रोल बार लिंक होता है और ब्लस्टर बीम के बीच जो बोल्ट्स लगे होते हैं एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, या जो बोल्ट का साइज यहाँ पूछा गया कौन से साइज के बोल्ट का यूज में लिया जाता है। तो ये सिंपली जो M24 जो बोल्ट्स होते हैं इनका प्रयोग हम एंटी रोल बार लिंक और ब्लस्टर बीम को कनेक्ट करने में लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है इन बीच ऑफ द फॉलोइंग कोचेज देयर इज नो टॉयलेट्स, यानी यहाँ पर कोई भी टॉयलेट्स का प्रावधान कोचेज के अंतर्गत नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर जो LVPH जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत, LVPH सिंपली होता है हमारा जो LHB कोचेज का जो हाई कैपेसिटी पार्सल बार्न होता है। पार्सल बार्न सिंपली जो कि हमारा गुड्स से रिलेटेड होता है, तो वो हमारा जिसे हम NMG भी आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत हमारा किसी भी प्रकार के टॉयलेट्स का प्रावधान नहीं होता है रेलवे कोचेज के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है एक्सपेंड RDSO को एक्सपेंड करना है। तो RDSO का फुल फॉर्म होता है रेल रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका काम होता है कि जितने भी हमारा भारतीय रेलवे के अंतर्गत जितने भी नए टेक्निकल को इंट्रोड्यूस करना हो, रिसर्च करना हो, सारे के सारे काम RDSO के माध्यम से ही किया जाता है। जिसका अगर बात करें हेडक्वार्टर का, तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यह स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाई, यानी कोचिंग स्टॉक की अगर एक्सीडेंट होता है जिसमें ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन शामिल हो एक्सीडेंट के दौरान,
तो उनकी इंक्वायरी जो होता है वह CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। तो आपसे कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट रूप से कि जो कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट जिसमें ह्यूमन लाइफ शामिल हो उसका इंक्वायरी तो CRS के द्वारा किया ही जाता है, लेकिन जो CRS है कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी वह विच मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो वह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए CRS इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है डाई पेंट्रेट टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट, यानी जो DPT टेस्ट किया जाता है डाई पेंट्रेशन टेस्ट, वह सिंपली जो हमारा एक जो पार्ट्स होते हैं उनके सरफेस के क्रैक्स वगैरह को रेक्टिफाई करने के लिए हम DPT टेस्ट का माध्यम प्रोसेस लेते हैं। यह एक प्रकार का NDT टेस्ट है जिसे हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के तौर पर जानते हैं। किसके अंतर्गत हमारा UST टेस्ट हो गया या जैगलो टेस्ट हो या DPT टेस्ट, यह सारे के सारे हमारा NDT टेस्ट यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है इन इंडियन रेलवे विच टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम इज यूज्ड, यानी भारतीय रेलवे के अंतर्गत किस प्रकार के एयर ब्रेक सिस्टम यूज में लिया जाता है। तो यह सिंपली जो हमारा ग्रेजुएटेड रिलीज टाइप का ब्रेक सिस्टम होता है, जिसमें हमारा जब भी एप्लीकेशन करते हैं तो उसके 2.5 टाइम्स हमारा प्रेशर अप्लाई होता है और रिलीज होते समय हमारा सिस्टमेटिक ब्रिटिश से ही हमारा इसमें रिलेशन भी होते हैं, हमारे रिलीज भी होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ग्रेजुएटेड रिलीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द एक्सल बॉक्स लग एंड दियर सेफ्टी स्ट्रैप्स इज, यानी यहाँ पर न्यूनतम क्लियरेंस पूछा गया है एक्सल बॉक्स लग्स और उसके सेफ्टी स्ट्रैप्स के बीच, तो वह सिंपली 40 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिबुल सेकेंड क्लास 3 tier स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी जो हमारा कोच है जिसका ट्रांसपोर्टेशन कोड यहाँ बताना है, जो कि वेस्टिबुल टाइप का सेकेंड क्लास 3 tier स्लीपर कोच है जो कि सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ फिटेड है। तो यहाँ पर हम बात करें सिंपली जो वेस्टिबुल के लिए हम कोड यूज में लेंगे वो W लेंगे, सेल्फ जनरेटिंग के लिए हम सिंपली GS लेंगे, और यहाँ पर हम बात करें 3 tier के लिए 3 tier स्लीपर कोच जो है इसके लिए हम CN लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन कोड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हमारा WGSCN इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाई FRP, FRP का फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है विच टाइप ऑफ CBC इज फिटेड इन LHB कोचेज, LHB कोच में किस प्रकार के CBC फिट होते हैं, तो वो सिंपली H टाइप का CBC हमारा LHB कोच के अंतर्गत होता है, जो कि एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के साथ आते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न की अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं ट्रैवलिंग इज टू चेक, यानी जो बोगी के अंतर्गत जो ट्रैवलिंग प्रोसेस लिया जाता है वो सिंपली बोगी फ्रेम्स के स्क्वायरनेस जो होता है उसको जांच करने के लिए हम ट्रैवलिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हील डिफेक्ट्स आर मेजर्ड विथ, यानी जो व्हील के डिफेक्ट्स होते हैं उनको मेजर किया जाता है सिंपली टायर डिफेक्ट गेज के माध्यम से, जिसमें हमारा अलग अलग रेंज का, जैसे कि हमारा थिन फ्लेंज हो, डीप फ्लेंज हो, रूट रेडियस, इसके अलावा बात करें तो फ्लैट टायर, अलग अलग प्रकार के हमारा इसमें डायमेंशन होते हैं जिसको हम सहायता से मेजर करके हम व्हील को डिफेक्ट से या कंडम कंडीशन में या वर्किंग कंडीशन में इसको हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर टायर डिफेक्ट गेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है फीबा इन LHB कोच स्टैंड्स फॉर, यानी LHB कोच के अंतर्गत जो फीबा लगा होता है
यह सिंपली हमारा फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है कि जब भी हमारा ईयर बेल्लो में जब भी हमारा कोई प्रकार का फेलियर होता है तो इस दौरान जो हमारा फीबा के अंतर्गत लगे जो चौक होते हैं जो कि हमारा डायरेक्टली रूप से बीपी पाइप से कनेक्टेड होते हैं, तो सिंपली यहाँ से हमारा प्रेशर ड्रॉप होने लगते हैं ब्रेक पाइप का, जिसके कारण हमारा पूरी गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इस दौरान जो हमारा फीबा इंडिकेटर है वो ग्रीन से रेड कंडीशन में आ जाएगा, जिससे देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि ईयर बेल्लो में किसी प्रकार की समस्या आ गया है जिसे कर्मचारी को अटेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है मैक्सिमम स्पीड ऑफ आईसीएफ डिजाइन गरीब रथ कोच इज, यानी जो यहाँ पर बोला गया कि जो आईसीएफ डिजाइन का जो गरीब रथ कोचेज है इसका जो मैक्सिमम स्पीड रखा गया है वह कितना रखा गया है। तो सिंपली हम बात करें अगर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 130 kmph। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है IRCA यानी इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन जो है जिसमें अलग अलग प्रकार के काम के लिए पार्ट्स इसमें डील किए गए हैं, इसमें जो हमारा पार्ट 3 और पार्ट 4 मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड बताए गए हैं। तो इसमें हम बात करें कि जो पूछा गया प्रश्न में कि IRCA पार्ट 4 डील विथ, यानी IRCA पार्ट 4 का संबंध किससे है, तो यहाँ पर हम बात करें कि पार्ट 3 जो है वह फ्रेट स्टॉक से रिलेटेड होता है, यानी गुड्स स्टॉक से। वहीं पार्ट 4 की अगर बात करें हम तो पार्ट 4 का संबंध कोच से है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह कोचिंग स्टॉक इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल नेम ऑफ ACP। ACP का फुल फॉर्म होता है अलार्म चेन पुलिंग। इमरजेंसी कंडीशन में पैसेंजर को गाड़ी वगैरह को रोकने के लिए ACP का प्रावधान किया जाता है प्रत्येक कोच के अंदर। यहाँ पर सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है टोटल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरी ऑफ कोचेज इज डैश ईयर, यानी जो कम उपयोग वाले यानी लाइट यूटिलाइजेशन जो कोच कैटेगरी टाइप्स के जो कोचेज होते हैं इनका जो टोटल लाइफ होता है वह 40 ईयर्स होता है, नहीं 40 वर्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है द कैपेसिटी ऑफ एयर स्प्रिंग इन LSCN कोचेज। LSCN सिंपली जो होता है हमारा वह सेकेंड क्लास 3 टीयर स्लीपर कोच होते हैं, जिसके लिए जो एयर स्प्रिंग लगा होता है इनका जो कैपेसिटी होता है क्षमता होता है वह 140 टन के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न यहां पर है द फुल फॉर्म ऑफ द फॉर्म इज यूज्ड फॉर विड्रॉल ऑफ स्टॉक्ड और नॉन स्टॉक्ड आइटम्स फ्रॉम डिपोट स्टोर्स, यानी यहां पर बोला गया है कि जो फॉर्म यूज में लेते हैं हम किसी भी प्रकार के स्टॉक्ड आइटम हो या नॉन स्टॉक आइटम हो जिसको डिपोट स्टोर से जो हमारा विड्रॉल करने के लिए जो फॉर्म यूज में लिया जाता है वो हमारा LM 171 का यूज में लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है द कंपिटेंट अथॉरिटी टू इम्पोज पेनाल्टी ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ऑन अ रेलवे सर्वेंट बाई इन्वोकिंग रूल 14(3) इज, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होंगे कि कोई कर्मचारी को पेनाल्टी के तौर पर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस यानी SF5 के अंतर्गत जो कभी बड़ी गलती वगैरह कर्मचारी के द्वारा होता है जिसके अंतर्गत हमारा रिमूवल फ्रॉम सर्विस या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस वगैरह आते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं इम्पोज करने के लिए रेलवे सर्वेंट के ऊपर जो कि रूल 14 के 3 को वायलेट कर रहा हो, तो उस केस में या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। वही किसी भी कर्मचारी को रूल 14(3) के अंतर्गत उसे डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है WSP इन LHP कोच मीन्स, यानी LHP कोच के अंतर्गत जो WSP होते हैं वो सिंपली व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर प्लेसिंग अ रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज में लिया जाता है ताकि कोई रेलवे सर्वेंट को सस्पेंशन में रखा जाए, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज में लिया जाता है वह स्टैंडर्ड फॉर्म 1 यूज में लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा बात करें हम SF11 का, तो यह सिंपली माइनर पेनाल्टी से रिलेटेड होता है। SF5 मेजर पेनाल्टी यानी बड़ी शास्ति से रिलेटेड है। SF7 की अगर बात करें तो इसमें जो अपॉइंटमेंट किया जाता है इंक्वायरी ऑफिसर्स का, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, यह SF7 के अंतर्गत है। नेक्स्ट यहां प्रश्न है द फॉर्म यूज्ड फॉर जनरेटिंग नॉन स्टॉक इंडेंट्स, नॉन स्टॉक इंडेंट्स को जनरेट करने के लिए जो फॉर्म यूज में लिया जाता है वह सिंपली S1302 है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए प्रश्न नॉन स्टॉक इंडेंट के रिगार्डिंग पूछा गया है, अगर स्टॉक इंडेंट के रिगार्डिंग अगर पूछा जाता तो इसका उत्तर S1313 होता। नेक्स्ट यहां प्रश्न है LHP कोच का व्हील बेस पूछा गया है, तो व्हील बेस ऑफ द LHP कोच इज 2560 mm होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहां प्रश्न पूछा गया है कि सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज, गिवन सीरीज में यहां पर हमसे मिसिंग नंबर पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर 11, 16, 21, 13, 19, 25, 15, 22, फिर 29 और लास्ट में हमें यहाँ पर संख्या फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो सिंपली यहाँ पर बात करें कि सबसे पहले यहाँ पर +5 को ऐड किया गया है 16 होने के लिए, फिर यहाँ पर +5 ऐड किया गया ताकि 21 नंबर्स यहाँ पर बढ़कर आ जाए। फिर यहाँ पर जो अगला जो टर्म आया है यहाँ पर कि क्या होना चाहिए, तो अगले टर्म में जो यहाँ पर यूज में लिया गया है वह सिंपली यहाँ पर -8 कर दिया गया है। फिर यहाँ पर फिर से जो ऐड किया गया है वह यहाँ इसके मुकाबले यहाँ पर +1 करके यहाँ पर +6 किया गया है ताकि यहाँ पर हमारा 19 आ जाए। फिर यहाँ पर एक बार और +6 किया गया है ताकि 25 आ जाए। फिर यहाँ पर हम बात करें तो फिर से यहाँ पर जो घटाया गया है वह यहाँ पर इसके मुकाबले हमारा -10 किया गया है, तो सिंपली हमारा -10 15 पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम बात करें 6 में यहाँ पर +7 किया गया है ताकि यहाँ पर 22, फिर यहाँ पर +7 किया गया है तो यहाँ पर आपका 29 आ गया। तो फिर यहाँ पर 10 जो है वो हमारा -12 होगा। -12 जैसे ही हम 29 में से अगर करेंगे -12 तो ये सिंपली आपका 70 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 17। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी मेंटेन फॉर रिडक्शन फॉल स्मेल, यानी यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में से किसे मेंटेन किया जाता है रिडक्शन फॉर फॉल स्मेल के लिए। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह एग्जॉस्ट फैन को फंक्शनिंग किया जाता है, साथ ही साथ जो वेंट्री अरेंजमेंट है इसका प्रावधान किया गया है और जो हमारा प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम है उसको भी प्रावधान किया गया है ताकि जो फॉल स्मेल है उसको रिडक्शन किया जाके मेंटेन कर सके। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न जो पूछे गए हैं मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHP डिजाइन कोच इज, LHP डिजाइन कोच का जो मैक्सिमम अधिकतम जो स्पीड होता है गति होता है वह 160 kmph होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है ट्रैक्शन सेंटर इज अवेलेबल इन,
यानी जो ट्रैक्शन सेंटर होते हैं वो अवेलेबल होते हैं सिंपली हमारा एलएचबी बोगी में। जो हमारा ट्रैक्शन बीच में जो सेंटर पिवेट्स जो होते हैं बॉलस्टैक, वहाँ पर इसको मैनेज करने के लिए हमारा ट्रैक्शन सेंटर लगा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फीएट बोगी जो कि हमारा एलएचबी कोच के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है ट्रांजिशन कपलर इन एलएचबी कोच इज फिटेड इन, यानी जो ट्रांजिशन सीबीसी कपलर होते हैं एलएचबी कोचेज के अंतर्गत वो सिंपली हमारा जो गार्ड मान होता है, जो पावर ब्रेक मान होते हैं जैसे कि हमारा LWL RRM होते हैं, वहाँ पर यह फिटेड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कटिंग स्टेनलेस स्टील कोचेज, यानी यहाँ पर स्टेनलेस स्टील कोचेज को कट करने के लिए जो कटिंग के जो प्रोसेस यूज में लिया जाता है उसे हम प्लाज्मा कटिंग बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ TPE कनेक्टर। TPE कनेक्टर का जो फुल नेम होता है वह सिंपली हमारा थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमेरिक मटेरियल होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है द पोजीशन ऑफ NRB इन एयर ब्रेक सिस्टम इज, यानी जो एयर ब्रेक सिस्टम के अंदर जो नॉन रिटर्न वाल्व का जो पोजीशन होता है वो कहाँ होता है। तो यह सिंपली जो हमारा फीड पाइप से जो प्रेशर निकलता है, जो ER से पहले जो कनेक्शन होते हैं हमारा, यहीं पर हमारा NRB लगा होता है जिसके माध्यम से हमारा ER में प्रेशर जाता है। प्रेशर तो जाते हैं लेकिन वापस यह NRB फीड पाइप में प्रेशर नहीं आने देता है। यह सिंपली हमारा FP लाइन के ऊपर होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मिनिमम शॉप इशू साइज ऑफ LHB सॉलिड ICF सॉलिड व्हील, यानी ICF सॉलिड व्हील के लिए जो मिनिमम शॉप इशू साइज रखा गया है वो कितना रखा गया है। तो नए कंडीशन में 915 mm होता है। शॉप इशू साइज की अगर बात करें तो 837 mm और कंडम कंडीशन जो होता है वो 825 mm होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमसे पूछा गया था शॉप इशू साइज, तो यह सिंपली हमारा 837 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कटअप एंगल कॉक कैन बी फिटेड टू, यानी कटअप एंगल कॉक जो होते हैं वो सिंपली जो फिटेड होते हैं वो ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों में फिटेड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कोड ऑफ वेस्टिबुल सेल्फ जनरेटेड एयर कंडीशन 2 टियर कोच इज, यानी यहाँ पर एक कोच है जिसका कोड यहाँ पर वेस्टिबुल है। तो वेस्टिबुल के लिए सिंपली हम W नोट करेंगे। उसके बाद बोला गया कि सेल्फ जनरेटिंग के लिए हम सिंपली GS से नोट करेंगे। G से अगर वही स्लीपर क्लास वगैरह होता तो हम GS के डिनोट करते हैं। तो सिंपली हम सेल्फ जनरेटेड के लिए हम यहाँ पर G का यूज करेंगे। एयर कंडीशन के लिए हम सिंपली AC का यूज करेंगे, AC वर्ड का। फिर यहाँ पर 2 टियर के लिए हम CW वर्ड का यूज करेंगे, यानी जो सही फुल फॉर्म निकल कर आएगा वो WGA CCW इस कोच के लिए कोच कोड होगा। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लो फ्रॉम, यानी ब्रेक एप्लीकेशन के समय जो एयर प्रेशर का फ्लो होता है वह ER से लेकर ब्रेक सिलेंडर की तरफ होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डट कलेक्टर। डट कलेक्टर का फंक्शन होता है कि जो हमारा FP पाइप किसी जो ब्रांच पाइप में जाता है प्रेशर उसको क्लीन करके भेजे, और वहीं हम बात करें BP पाइप का, BP पाइप से जो हमारा ब्रांच पाइप जाता है उनको प्रेशर को क्लीन करके भेजने का काम हमारा डट कलेक्टर ही करते हैं। इसकी संख्या कोच में हमारा 2 की संख्या में होती है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी क्लीन एयर इसका सही उत्तर होगा।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, क्लीन एयर। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपील अंडर DAR, DA डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1960 के अंतर्गत यहाँ पर कर्मचारी को अपील करने के लिए टाइम लिमिट रखा गया है, जिसका टाइम लिमिट है 45 डेज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, थिकनेस ऑफ साइड बाल्ब एंड इंड बाल्ब इन सीट ऑफ द LHB कोच। LHB कोच में जो सीट यूज में लिए जाते हैं साइड बाल्ब और इंड बाल्ब के लिए, इसका जो थिकनेस होता है वह सिंपली 2 mm होता है इसका मोटाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यह जो मटेरियल जो इसमें यूज में लिया जाता है वह सिंपली हमारा फेरेटिक स्टील का यूज में लिया जाता है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसे हम SS409M से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, डैश कंडक्ट रूल इज अबाउट कंजप्शन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। यानी यहाँ पर बोला गया जो कंडक्ट रूल जो 1966 में लाया गया था, कर्मचारी आचरण नियम जो है ये सर्वेंट का, इसके अंतर्गत बोला गया है कि कौन से नियम के अंतर्गत कर्मचारी को किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेटिंग यानी प्रदूषित जो ड्रिंक्स हो या जो ड्रग्स हो इसको कंजप्शन करने से मनाही बताया गया है। यह कंडक्ट रूल के 1966 के जो रूल है रूल 22 के अंतर्गत बताया गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा बात करें हम रूल 20 के अंतर्गत, तो रूल 20 के अंतर्गत बताया गया है कि कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर इन्फ्लुएंसेस यानी गैर सरकारी या अन्य प्रभाव के प्रचार वगैरह का रूल 20 के अंतर्गत बताया गया है। जबकि रूल 19 की अगर बात करें 19 का, तो इसमें विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ एनी रेलवे सर्वेंट बताया गया है, यानी रेलवे कर्मचारी के जो कृत्यों और चरित्र की पुष्टि के बारे में रूल 19 के अंतर्गत बताया गया है। जबकि रूल 13A की अगर बात करें हम, तो रूल 13A के अंतर्गत प्रॉम्प्टेस एंड कॉर्ट्सी यानी तत्परता और शिष्टाचार के रिगार्डिंग रूल 3 के A के अंतर्गत बताया गया है। जितने भी आप 1968 कंडक्ट रूल के अंतर्गत नियम बताया गया है इसको आप अच्छे से पढ़ ले, जहां से एक न एक प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन BPEs। यानी यहाँ पर बोला गया कि एयर ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत ब्रेक को अप्लाई होना चाहिए जब रेट ऑफ प्रेशर जो है ब्रेक पाइप का कितना होना चाहिए, जब हमारा 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 6 सेकंड में हम ड्रॉप करते हैं, तो इस दौरान हमारा DB हमारा सेंस करना चाहिए और ब्रेक गाड़ी में अप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम अगर बात करें तो हम इसे सेंसिटिविटी टेस्ट के तौर पर भी हम जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, डैश फॉर्म इज यूज्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। प्रेजेंटिंग ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज में लिया जाता है वह स्टैंडर्ड फॉर्म 8 है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। SF7 की अगर बात करें हम, तो इसमें इंक्वायरी ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है। वहीं अगर बात करें SF10 में अपॉइंटमेंट इन कॉमन प्रोसीडिंग्स, यानी एक से ज़्यादा कर्मचारी वगैरह अगर हो इन्वॉल्व हो तो उसके कॉमन प्रोसीडिंग्स के लिए जितने भी अपॉइंटमेंट वगैरह किए जाते हैं वह SF10 के अंतर्गत बताया गया है। जबकि SF2 के अंतर्गत कर्मचारी के डिम्ड सस्पेंशन के रिगार्डिंग बताया गया है कि अगर कोई कर्मचारी 48 आवर से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में रहता है तो जिस पीरियड से उसको लिया गया हो हिरासत में, तो उस पीरियड से उन्हें डिम्ड सस्पेंशन के तौर पर रखा जाता है। यह मेंशन स्टैंडर्ड फॉर्म 2 के अंतर्गत किया गया है, कर्मचारी को SF2 दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लैश बैक अरेस्टर इन गैस कटिंग ऑपरेशन।
यानी यहाँ पर बुलाया गया कि जो फ्लैश बैक एरेस्टर जो होता है गैस कटिंग ऑपरेशन में, इसका यूज क्या है। तो यह सिंपली जो होता है फ्लैश बैक एरेस्टर जो होता है वो सिंपली प्रोटेक्ट करता है कि जब भी जो गैस सप्लाई लाइन्स में हमारा गैसेज या फ्लेम्स का जो हमारा जो उसमें फ्लेम्स निकलते हैं, इनको बैक फ्लो अगर होता है अगर पीछे की तरफ, जिससे हमारा दुर्घटना होने की संभावना रहता है। तो इस सारे दुर्घटना जो इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने का जो काम करता है वह फ्लैश बैक एरेस्टर ही गैस कटिंग के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, 1 कोट DFT एंड ड्राई फिल्म थिकनेस डैश माइक्रोन थिकनेस ऑफ रेड ऑक्साइड्स जिंक क्रोमेट प्राइमर शुड बी अप्लाइड ड्यूरिंग ए शेड्यूल पेंट। यहाँ पर बोला गया है कि ए शेड्यूल पेंट के दौरान जो हम कितने जो कोटिंग करते हैं हम कोचेज के ऊपर, वह इसकी जो कितने थिकनेस की जो माइक्रोन्स का हम यूज में लेंगे रेड ऑक्साइड वाले जिंक क्रोमेट प्राइमर का। तो इसका जो थिकनेस माइक्रोन जो रखा गया है DFT वह 30 रखा गया है, यहाँ पर 25 रखा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 25 माइक्रोन्स। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, x रेशियो y 3:5 दिया गया है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ 3x + 4y रेशियो 8x + 5y। यहाँ पर सिंपली जो है हमारा x y का वैल्यू दिया गया है, 3:5 दिया गया है। तो सिंपली यहाँ पर 3x + 4y और 8x + 5y पूछा गया है। सिंपली x की जगह पर आप 3 पुट कर दें, y की जगह पर 5 पुट करें। तो यहाँ पर सिंपली हम बात करेंगे कि जो हम 3 और x की जगह पर 3 पुट कर दिए, 4y है, y की जगह पर हम 5 पुट करेंगे, और 8x तो 8 और x के स्थान पर हम 3 रखेंगे, और 5y है तो 5y के स्थान पर हम 5 रखेंगे। तो इस प्रकार सिंपली जो निकल कर आएगा वो 29y 49 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 29:49। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फंक्शन ऑफ अर्थिंग डिवाइस। अर्थिंग डिवाइस का जो फंक्शन होता है, जो कोचेज वगैरह या ब्रेड स्टॉक या लोकोमोटिव वगैरह में लगे होते हैं, इसका सिंपली काम होता है कि जो हमारा अर्थिंग जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा वो हमारा प्रॉपर अर्थिंग के माध्यम से यहाँ पर होते हैं, जहाँ से यह हमके जो CTRV होता है इसको यह डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसमें जो CTRV डिस्टर्ब ना हो, यह हमारा अर्थिंग डिवाइस लगा होता है इसी कारण से। तो यहाँ पर यह सिंपली प्रोटेक्ट करने का काम करता है CTRV को। तो ऑप्शन नंबर ए टू प्रोटेक्ट CTRV अर्थिंग डिवाइस विल बी यूज्ड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, क्लियरेंस बिटवीन 2 मैटिंग पार्ट्स इज मेजर्ड बाय। यानी यहाँ पर जो मैटिंग पार्ट्स की क्लियरेंस को मेजर करने के लिए जो गेज लिया जाता है वो सिंपली फिलर गेज का यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस ऑफ अ मटेरियल इज। यानी किसी भी मटेरियल का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन करने के लिए जो अल्टीमेट अथॉरिटी होते हैं वह सिंपली कॉन्साइग्नी होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, PAC यानी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इज टू बी इशूड फॉर द आइटम रिक्वायर्ड टू बी परचेज फ्रॉम। यानी यहाँ पर बोला है कि जो PAC जारी किया जाता है, इशू किया जाता है किस प्रकार के आइटम, किसी भी आइटम को परचेज करने के लिए, तो उसमें जो आइटम होता है वो केवल और केवल सिंगल फार्म्ड ओनली होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो PAC यानी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जो जारी किया जाता है वह यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, और यह तब जारी किया जाता है जब यह समझना हो कि जब कोई भी पार्टिकुलर आइटम के बिना काम नहीं चल सकता, और यह पार्टिकुलर आइटम किसी विशेष यानी कोई विशेष फर्म्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो, तो उस बेसिस पर यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा
या पीएससी यानी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसे हम सिंगल टेंडर के माध्यम से इस प्रकार को आइटम्स के परचेज किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है विच वन इज नॉट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यानी यहाँ पर बोला है कौन सा 4 ऑप्शन में से नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यानी एनडीटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट ये भी हमारा एनडीटी का प्रोसेस है, डीपीटी भी है और जाइग्लो टेस्ट भी है, लेकिन यहाँ पर जो कंप्रेशन टेस्ट होता है वह सिंपली हमारा एनडीटी का प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंप्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कर्टेन्स एंड रेक्जिन्स सीट्स प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी कोच आर, एलएचबी कोच के ऊपर जो कर्टेन्स और रेक्जिन प्रोवाइडेड होते हैं वो सिंपली फायर रिटार्डेंट होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है डंप वाल्व इज फिटेड बिटवीन, यानी जो डंप वाल्व होते हैं वो सिंपली जो फिटेड होते हैं वह डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व और ब्रेक सिलेंडर के बीच फिटेड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है इन स्क्रू जैक डैश थ्रेड्स आर यूज्ड, यानी स्क्रू जैक्स में जो थ्रेड्स यूज में लिए जाते हैं वो किस प्रकार का होता है। तो यह स्क्रू थ्रेड्स का प्रयोग, स्क्वायर थ्रेड्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर गेज एंड पिच ऑफ द स्क्रू इज 1 mm, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ अ माइक्रोमीटर, यानी किसी भी माइक्रोमीटर्स का अगर लिस्ट काउंट करना है, अल्पतांक माप करना होता है, निकालना होता है, तो सिंपली लिस्ट काउंट के लिए जो मेथड होता है वो सिंपली पिच ऑफ द स्क्रू होता है, पिच ऑफ स्क्रू बाई नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ डिविजन्स हमारा 50 दिया गया है और पिच ऑफ द स्क्रू दिया गया है 1। सिंपली यहाँ पर आप कट करेंगे तो आपका जो निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 0.02 mm निकल कर आएगा, जो दिए गए प्रश्न के लिए लिस्ट काउंट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लक्षद्वीप कॉम्स अंडर डैश रीजन्स, यानी जो लक्षद्वीप है वह कौन से रीजन के अंतर्गत आता है। तो लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है और यह रीजन सी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है विच डॉक्यूमेंट डज नॉट कॉम्स अंडर सेक्शन 33 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, यानी अनुशासन जो हमारा राजभाषा अधिनियम जो है जो 1963 में लाया गया था, इसके अंदर जो धारा सेक्शन 33 है इसके अंदर जो 14 डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो कि बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश फॉर्म में होते हैं, जिसके लिए साइनिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें पूछा गया कौन सा डॉक्यूमेंट दिए गए 4 ऑप्शन के अंतर्गत नहीं मेंशन किया गया है। तो इसमें हमारा बात करें हम तो एग्रीमेंट आता है, टेंडर नोटिस भी आता है, जनरल ऑर्डर भी आता है, लेकिन सर्विस रिकॉर्ड या 14 डॉक्यूमेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं हु इज द चेयरमैन ऑफ जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी, यानी जो जोनल स्तर पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी के जो चेयरमैन अध्यक्ष होते हैं वह सिंपली जनरल मैनेजर होते हैं, जीएम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है राइट द हिंदी वर्जन ऑफ इमीडिएट, इमीडिएट का जो हिंदी वर्जन होगा वह सिंपली तत्काल हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज पर जो एनुअल प्रोग्राम प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, वह होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, यानी केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्रेस मार्क गिवन टू अ नॉन हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉयज हु इज पार्टिसिपेटिंग इन हिंदी एसे इलेक्यूशंस एंड नोटिंग्स एंड ड्राफ्टिंग कॉम्पिटिशंस, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कितने ग्रेस मार्क्स का परसेंटेज के तौर पर नॉन हिंदी एम्प्लॉयज स्पीकिंग एम्प्लॉयज को दिया जाएगा अगर वो पार्टिसिपेटिंग करते हैं हिंदी एसे के एलोक्यूशंस और नोटिंग्स या ड्राफ्टिंग कॉम्पिटिशंस में, तो कितने परसेंटेज उसे ग्रेस मार्क के तौर पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसमें सिंपली जो नॉन हिंदी स्पीकिंग वाले जो एम्प्लॉयज है और जितने मार्क्स प्राप्त किए हैं उनका यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स का 10% उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, यानी जितना परसेंट कर्मचारी पहले क्रम ऑब्टेन करेगा उतना ही उन्हें ग्रेस मार्क्स 10% बेसिस पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 10% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड, यानी जो राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया था इसके कब पारित किया गया था वो यहाँ पर पूछा गया था। सिंपली 10 मई 1963 को यह पारित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द सेंट्रल हिंदी कमेटी कम्स अंडर विच, यानी जो सेंट्रल हिंदी कमेटी होता है वह सिंपली आता है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो यह सिंपली होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन वाज द डिसीजन टेकन टू मेक हिंदी लैंग्वेज एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कब डिसीजन लिया गया था कि हिंदी लैंग्वेज को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, तो यह सिंपली जो डिसीजन लिया गया था वह 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।